तो पहला टॉपिक हमारा आ जाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो जैसे एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन गिवन लिक्विड, जैसा मैंने अभी बताया कि सैंड जो है वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन सोडियम क्लोराइड नमक जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। तो एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन ए गिवन लिक्विड। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एनसीईआरटी के कोई भी एग्जाम्पल होगा वो हमारे कंपटीशन पर्सपेक्टिव से, नीट जेईई वगैरह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हालांकि ये आपका बोर्ड एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे कि हाँ भाई कोई कौन घुल रहा है कौन नहीं घुल रहा, लेकिन नीट पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो एग्जाम्पल्स हैं, तो इसलिए आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो वाइल सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिसॉल्व रेडली इन वाटर, तो ये तो सबको पता होता है कि सोडियम क्लोराइड और शुगर दोनों पानी में घुल रहे हैं, ठीक है। लेकिन कौन नहीं घुल रहा है ये नहीं मालूम है आपको। जैसे एनसीईआरटी में नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, तो इन दोनों को आपने याद रखना है कि नेफ्थलीन और एंथ्रासीन जो है वो पानी में नहीं घुलता है, ठीक है। अच्छा, तो फिर किस चीज में घुलता है? ऑन दी अदर हैंड नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन डिसॉल्व रेडली इन बेंजीन, तो नेफ्थलीन एंथ्रासीन किसके अंदर घुल रहा है? बेंजीन के अंदर घुल रहा है। लेकिन कौन नहीं घुल रहा है बेंजीन में? सोडियम क्लोराइड और शुगर बेंजीन में नहीं घुल रहे हैं। तो अगर मैं यहां पर सोडियम क्लोराइड का और शुगर का बना देता हूं, सोडियम क्लोराइड है और शुगर है, ये किसके अंदर घुल रहा है? वाटर के अंदर ये डिसॉल्व होता है, ठीक है। लेकिन किसके अंदर डिसॉल्व नहीं होता? ये बेंजीन के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, ओके। तो यानी कि इनमें कुछ ना कुछ ऐसा नेचर की टेंडेंसी है जिसकी वजह से वो एक में तो घुल रहा है, दूसरे में डिसॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ नेचर की फर्क पड़ जाता है, ठीक। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया हमने कि नेफ्थलीन है और एंथ्रासीन है। तो नेफ्थलीन एंथ्रासीन किसमें नहीं डिसॉल्व हो रहे हैं? वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, लेकिन किसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं? बेंजीन में डिसॉल्व हो जाते हैं। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। तो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। अब ये क्या चीज है? ये एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहा है पोलर सॉल्वेंट में। तो जैसे अगर मैं NaCl का और वाटर का कॉम्बिनेशन देखूं, तो NaCl आपको पता है कि एक आयनिक कंपाउंड है कि Na प्लस होता है और Cl माइनस, ठीक है। NaCl है, और वाटर जो है वो H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब वाटर में आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देख रहे हैं कुछ कॉमन चीज आ रही है इसमें, क्या कि ये पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है और इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें हैं इनको बोलते हैं पोल्स। ये भी एक पोल है और ये भी एक पोल है। कितने पोल हो गए? 2 पोल हो गए, तो इसको मैं बोल दूंगा डाइपोल, ठीक है। तो NaCl एक डाइपोल हो गया। इसी तरह से वाटर के अंदर भी प्लस माइनस के पोल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? डाइपोल। इसके अंदर एक डाइपोल यहां क्रिएट हो रहा है और एक डाइपोल यहां क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो डाइपोल मोमेंट जिसमें क्रिएट होता है उसको हम पोलर कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड और वाटर के अंदर क्या कॉमन है कि दोनों के दोनों पोलर कंपाउंड्स होते हैं। तो आपने क्या देखा कि पोलर के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। हालांकि जो बेंजीन है हमारा, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 और इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, हर कॉर्नर पे कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। हर कॉर्नर पे कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है। इसी तरह से ये C6H6 बन जाता है। 1 2 3 4 5 6 C6 और H6, ठीक है। तो यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा होता नहीं है, जिसकी वजह से ये पोलर कंपाउंड नहीं बनता। और ये दूसरी चीज, ये क्या बन जाता है फिर? ये नॉन पोलर कंपाउंड बन जाता है। तो क्या देख रहे हैं कि नॉन पोलर के अंदर कौन नहीं घुला? पोलर वाला नहीं घुला। सोडियम क्लोराइड पोलर है और बेंजीन नॉन पोलर है, तो पोलर किसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा है? नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि पोलर डिसॉल्व हो रहा है पोलर के अंदर, और नॉन पोलर डिसॉल्व होगा किसके अंदर? नॉन पोलर के अंदर। एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, ये सारे के सारे आपके बेंजीनॉइड कंपाउंड्स होते हैं। इनके अंदर भी स्ट्रक्चर बेंजीन का जैसा आता है, ठीक है ना। तो नेफ्थलीन के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है बेंजीन के जैसा। ये बेंजीन, 2-3 बेंजीन के स्ट्रक्चर जुड़े हुए होते हैं इसके अंदर। समझ में आ रही है ना बात? तो ये देखने में एक जैसे ही लग रहे हैं बिल्कुल।
ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर और दूसरा वाला भी बेंजीन का स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन पोलर है और बेंजीन भी क्या है, नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में डिसॉल्व हो गया। और सोडियम क्लोराइड और वाटर पोलर हैं तो पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ एक हमको बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट नजर आती है, क्या कि लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब हर एक जैसी चीज अपने जैसी चीज को पसंद करेगी। जैसे आपने भी देखा होगा ना कि क्लास के जो होशियार बच्चे होते हैं वो एक साथ बैठते हैं, और जो बड़े नालायक बैक बेंचर्स, हालांकि बैक बेंचर्स को नालायक नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अब्दुल कलाम सर ने बोला कि जो देश के महान टैलेंट होते हैं वो बैक बेंचर्स ही होते हैं, ठीक है। तो खैर उस बात में नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि एक जैसे जो बदमाश बच्चे होते हैं, अब ये नहीं कहेंगे कि वो पीछे बैठ रहे हैं या आगे बैठ रहे हैं, कि बदमाश बच्चे बदमाशों को पसंद करते हैं और जो होशियार बच्चे होते हैं वो होशियारों के साथ बैठते हैं। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, एक जैसों के साथ, पोलर के साथ, नॉन पोलर के साथ, इस तरह से याद कर लो आप इसको, ठीक है। तो इन जनरल सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट इफ the intermolecular interactions are similar in the two, or we may say like dissolve like। intermolecular interaction का मतलब अगर दोनों पोलर हैं तो उनके अंदर सेम टाइप की फोर्सेस हैं, और अगर दोनों नॉन पोलर हैं तो उनके अंदर सेम टाइप की फोर्सेस हैं, ठीक है। तो like dissolve like इस तरह से हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो when a solid solute is added to solvent, अगर आप सॉलिड सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, मान लो शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, सम सॉल्यूट डिसॉल्व्स एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन सॉल्यूशन। तो जैसे जैसे आप उसके अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे पानी के अंदर उसकी कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। मतलब मिठास बढ़ती जाएगी एक तरह से। अगर मैं क्वालिटेटिवली बोलूं तो चीनी के अंदर पानी की मिठास क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। मैंने वाटर ले लिया एक कंटेनर में, ठीक है, और इसमें क्या डिसॉल्व कर रहा हूँ मैं, शुगर डिसॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाटर है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने एक चम्मच डाला, फिर एक चम्मच और डाला, फिर एक चम्मच और डाला, एंड सो ऑन, तो जैसे जैसे आप उसके अंदर और ज़्यादा चीनी डिसॉल्व करते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर चीनी की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इस प्रोसेस को जब कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसॉल्यूशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, डिसॉल्यूशन, ठीक है। ये निकला है डिसॉल्व से, डिसॉल्व करने के प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम, डिसॉल्यूशन बोल रहे हैं। कुछ बच्चे इसको डिसॉल्यूशन पढ़ लेते हैं, हालांकि डिसॉल्यूशन से एक गलत मैसेज दिमाग में जाता है कि डिसॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन का मतलब शायद बच्चे ये समझ सकते हैं कि सॉल्यूशन में से वापस निकलना है, ठीक है। नहीं, सॉल्यूशन से वापस नहीं निकल रहा है, यहाँ पर ये शुगर सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है। अगर आप इसको डिसॉल्यूशन पढ़ेंगे तो ऐसा दिमाग में आएगा कि शायद शुगर सॉल्यूशन से बाहर आ रहा है। नहीं, डिसॉल्यूशन नहीं है, क्या है, डिसॉल्यूशन है, यानी कि डिसॉल्व होने का प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, some solute particles in solution collide with solid solute particles and get separated out of the solution। तो जब आप इसके अंदर चीनी के पार्टिकल्स डिसॉल्व कर रहे हैं, चीनी के पार्टिकल्स इसके अंदर कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, तो कभी कभी क्या होगा कि ये चीनी इस चीनी से टकरा गई, ठीक है, पार्टिकल टकरा गए, और टकराने की वजह से हो सकता है ये सॉल्यूशन से क्या आ जाए, बाहर आ जाए, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि कुछ डिसॉल्यूशन हो रहा है, कुछ घुल रहा है, और कुछ घुलकर सॉल्यूशन से बाहर आ रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इसको और अच्छे से समझेंगे कि जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेंगे अभी, ठीक है। तो क्या चीज है कि एक डिसॉल्यूशन है और दूसरा प्रोसेस उसका जो बिल्कुल उल्टा है वो क्या चीज है, क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। तो डिसॉल्यूशन में क्या हो रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है, और क्रिस्टलाइजेशन में क्या हो रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिसॉल्यूशन में क्या हो रहा है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपस में जुड़ रहे हैं, जबकि क्रिस्टलाइजेशन में क्या हो रहा है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट एक दूसरे से अलग अलग हो जाए, ठीक है, एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन के अंदर। इस तरह से समझें इसको। तो some solute particles in solution collide with the solid solute particles and get separated out of the solution. This process is known as
क्रिस्टलाइजेशन, इसको हम क्रिस्टलाइजेशन बोल देंगे। तो इनिशियली क्या हो रहा होगा, जब आपने 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच चीनी डालते रहे इसके अंदर, तो जैसे जैसे ज़्यादा इसके अंदर ऐड करते रहेंगे आप, ठीक है, तो ज़्यादातर उसके अंदर डिसोल्यूशन हो रहा होगा, ठीक है, और क्रिस्टलाइजेशन थोड़ा बहुत हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, आपने इसको फिर से घोल दिया, घोलने की वजह से फिर से उसका डिसोल्यूशन होता रहेगा। तो इस वजह से आपको नज़र नहीं आता कि क्रिस्टलाइजेशन हुआ है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको क्रिस्टलाइजेशन स्टार्टिंग में नज़र नहीं आता, क्योंकि आप उसको घोल रहे हैं। तो ज़्यादातर क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर ही जा रहे हैं, ठीक है। जो थोड़ा बहुत बाहर भी आया, आपने फिर उसको चम्मच चला दिया और फिर वो सॉल्यूशन के अंदर चला गया, तो ये जो है वो डिसोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो लेकिन होता क्या है कि जब आप ये करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा कि डिसोल्यूशन जितने पार्टिकल्स का हो रहा है, उतने ही पार्टिकल्स का क्या होने लगेगा, क्रिस्टलाइजेशन होने लगेगा। मतलब क्या है कि मान लो स्टार्टिंग में 20 पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर जा रहे थे और 5 पार्टिकल सॉल्यूशन से बाहर आ रहे थे, ठीक है। यानी कि 20 पार्टिकल्स का डिसोल्यूशन हो रहा था और 5 पार्टिकल्स का क्या हो रहा था, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा था। तो ओवरऑल तो क्या हो रहा है, यहाँ पर डिसोल्यूशन ही हो रहा है ना, पार्टिकल्स डिसॉल्व ही हो रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाते रहेंगे, पानी के अंदर ज़्यादा चीनी के पार्टिकल इकट्ठे होने लगेंगे। स्टार्टिंग में तो पानी के अंदर चीनी के पार्टिकल थे ही नहीं, कम पार्टिकल थे, तो कम ही बाहर आ रहे थे। लेकिन 1 चम्मच डाला, 1 चम्मच के बाद दूसरा जब डाल रहे हैं, तो ऑलरेडी वहां पर 1 चम्मच चीनी का पार्टिकल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगली बार क्या होगा कि अगर अंदर 20 पार्टिकल जा रहे हैं, तो बाहर कितने आ रहे होंगे, मान लो 10 आ रहे होंगे। तो ओवरऑल डिसोल्यूशन कितने पार्टिकल्स का हुआ, 10 पार्टिकल्स का हुआ, ठीक है। इसके बाद तीसरा जब चम्मच आपने डाला, तो 2 चम्मच ऑलरेडी वहां पर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो 20 पार्टिकल अगर अंदर जा रहे हैं, तो बाहर कितने आ रहे होंगे, 15 पार्टिकल्स आ रहे होंगे। तो ओवरऑल डिसोल्यूशन कितने पार्टिकल्स का हुआ, 5 पार्टिकल्स का हुआ। तो आपने ये फोकस भी ऑब्जर्व भी किया होगा कभी चीनी घुलते हुए, कि स्टार्टिंग में तो चीनी जल्दी जल्दी घुल जाती है, पहले 15 पार्टिकल घुल रहे थे, फिर लेकिन धीरे धीरे स्लो होने लगता है। अगली बार 10 घुलेंगे, अगली बार 5 घुलेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि 20 पार्टिकल अगर अंदर जा रहे हैं, तो 20 ही पार्टिकल कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो इस प्रोसेस में नेट डिसोल्यूशन कितना हो गया, 0, बिल्कुल कोई डिसोल्यूशन हुआ ही नहीं इस केस में। तो चीनी अब घुलेगी या नहीं घुलेगी, बिल्कुल नहीं घुलेगी, चीनी का घुलना बंद हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो आप यहां देखेंगे कि एक स्टेज पहुंच गई कि चीनी घुलनी बंद है, और इस स्टेज को मैं बोलूंगा सैचुरेशन, और ऐसे सॉल्यूशन को बोलूंगा मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ओके। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब बनेगा, जब जितने पार्टिकल्स का डिसोल्यूशन हो रहा है, उतने ही पार्टिकल का क्या होने लगेगा, क्रिस्टलाइजेशन होने लगेगा। यानी कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन बराबर हो जाएगी किसके, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। रेट का क्या मतलब है कि कितने पार्टिकल अंदर जा रहे हैं पर सेकंड, और कितने पार्टिकल बाहर आ रहे हैं पर सेकंड। तो जब जितने पार्टिकल पर सेकंड अंदर जा रहे हैं, उतने ही पार्टिकल पर सेकंड बाहर आ रहे हैं, तो वो घुलना बंद हो जाएगा, और इस स्टेज को क्या बोल दूंगा मैं, सैचुरेशन स्टेज बोल दूंगा। तो सैचुरेटेड केस में क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। ऐसे एक स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाए, बराबर। अब यहाँ रिएक्शन तो नहीं हो रही, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, सेम चीज कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बराबर हो गया, तो आपका इक्विलिब्रियम स्टेज रीच कर चुकी है, ठीक है। तो ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन 2 प्रोसेस अकर एट द सेम रेट. Under such condition, number of solute particles going into the solution will be equal to the solute particles separating out. यानी कि 20 पार्टिकल अंदर जा रहे हैं तो 20 ही पार्टिकल बाहर आ रहे हैं, एंड ए स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. ठीक है, स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम रीच कर जाएगी आपकी. ठीक है, इस केस में होगा क्या कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से क्या बन रहा है आपका, सॉल्यूशन बन रहा है. फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन, और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन. इसको अगर मैं लिखूं यहां पर कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट घुलकर क्या बना देते हैं, सॉल्यूशन बना देते हैं. ठीक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा था, डिसोल्यूशन, जब ये घुल रहे हैं,
और बैकवर्ड डायरेक्शन में जब ये टूट कर बाहर आ रहे होते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टलाइजेशन। तो फॉरवर्ड में डिसोल्यूशन है और बैकवर्ड में क्या है, यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। तो एट दिस स्टेज the concentration of solute in solution will remain constant under the given conditions। मतलब अब कोई स्टेट, अब कोई कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला, क्योंकि अब और घुल ही नहीं रहा है। तो जितना कंसंट्रेशन मैक्सिमम पहुंच सकती थी उतनी मैक्सिमम कंसंट्रेशन अब पहुंच चुकी है, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने पीछे बताया था क्या, कि टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो हो सकता है चीनी ज़्यादा घुल जाए, ठीक है, या अगर और कोई कंपाउंड है तो कम घुलेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सिमिलर प्रोसेस इज फॉलोड व्हेन गैसेस आर डिसॉल्व्ड इन लिक्विड सॉल्वेंट। तो गैसेस का भी हम आगे वाले टॉपिक में देखेंगे, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस होता है। Such a solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is called a saturated solution। तो इसमें मैंने क्या बताया कि जब और घुलना बंद हो जाएगा तो उस सॉल्यूशन को क्या बोल दूंगा मैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे क्या कर जाएगा, इक्विलिब्रियम रीच कर जाएगा, ठीक है। सच ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, और सॉल्यूट आप उसमें नहीं घोल सकते एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कंडीशन अप्लाई, क्या, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, कॉमन सेंस है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और नहीं घोल सकते, इसका मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में और घोला जा सकता है। तो एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द वन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट द सेम टेम्परेचर। कंडीशन फिर से वही आ जाती है भाई, सेम टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो सॉल्यूट और डिसॉल्व हो ही सकता है या चेंज आ सकती है उसमें कंसंट्रेशन में, ठीक है। तो द सॉल्यूशन इन विच इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट, अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट ये रहा जो लेफ्ट साइड में, जो अभी सॉल्वेंट में घुला नहीं है, ठीक है, is the saturated solution and contains the maximum amount of solute dissolved in a given amount of solvent। तो जैसा मैंने अभी बताया था कि भाई यहाँ पर और पार्टिकल्स घुलने क्या हो गए, इसके अंदर बंद हो गए, अब और नहीं घोले जा सकते। इसका मतलब क्या, मैक्सिमम जितनी चीनी घोली जा सकती थी घोल दी ना आपने। और अभी सॉल्युबिलिटी वाले डेफिनेशन में क्या बताया था, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड in a particular amount of solvent at a constant temperature and pressure is called solubility। तो यानी कि saturation state पर क्या हो जाएगी, solubility रीच कर जाएगी ना भाई, ठीक, समझ में आ रही है बात, ओके। तो thus concentration of solute in which solution is in such a solution is its solubility। तो कब, जब आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा उस टाइम पर जो कंसंट्रेशन होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी। यहां से एक इंपॉर्टेंट बात पता चलती है आपको, यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट बात पता चलती है। क्या इंपॉर्टेंट बात पता चलती है, कि सॉल्युबिलिटी को दिखाया जाता है किसकी फॉर्म में, कंसंट्रेशन की फॉर्म में, ठीक है। और कंसंट्रेशन को निकालने के हमने बहुत सारे तरीके सीखे हैं। हमने पहला मेथड सीखा था, कौन सा मेथड, परसेंटेज मेथड, ठीक है। परसेंटेज मेथड के अंदर भी ए बी सी 3 मेथड आते हैं, परसेंटेज मास बाई मास, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, 3 मेथड आते हैं। फिर दूसरा मेथड हमने इसके अंदर सीखा था पार्ट्स पर मिलियन, ये भी परसेंटेज मेथड के जैसा ही होता है कुछ कुछ, ठीक है। फिर हमने तीसरा मेथड सीखा था इसके अंदर मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन हो गया। चौथा मेथड हमने सीखा था मोलैरिटी, और पांचवा मेथड हमने सीखा था क्या, मोलैलिटी, ठीक है। तो आप यहां देखें कि जितने भी मेथड हैं ये, इन सब से क्या पता ही लगाई जा सकती है, कंसंट्रेशन पता लगाई जा सकती है। और कंसंट्रेशन एट सैचुरेशन, सैचुरेटेड स्टेट की जो कंसंट्रेशन होती है वही क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाई जा सकती है। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी को आप इनमें से किसी भी मेथड के थ्रू बता सकते हैं। आपने बोल दिया कि भाई मोल फ्रैक्शन इतना है किसी सॉल्यूशन का, ठीक है, किसी सब्सटेंस का, ठीक है।
कब? सैचुरेटेड स्टेट पर, तो वही उसकी क्या कहलाएगी? सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। तो मोल फ्रैक्शन भी सॉल्युबिलिटी है, मोलैरिटी भी सॉल्युबिलिटी है, मोलैलिटी भी सॉल्युबिलिटी है, परसेंटेज मेथड में से कोई सा भी मेथड, सारा का सारा सॉल्युबिलिटी है कब? सैचुरेटेड स्टेट पर, ठीक है ना। तो अर्लियर we have observed that solubility of one substance into another depend on nature of substances. Nature of substances तो हमने देख लिए, like, dissolve, like. In addition to these variables, two other parameters, temperature and pressure, also control this phenomenon. ठीक है, तो और दो फैक्टर्स हैं जिन बात पर डिपेंड करता है हमारा सॉल्युबिलिटी, किस बात पर? टेम्परेचर पर, और किस बात पर? प्रेशर पर, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। तो सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट हम देखेंगे अब टेम्परेचर पर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है सॉलिड्स इन लिक्विड्स की, क्योंकि हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। तो फिलहाल यहाँ पर सॉलिड इन लिक्विड की बात हो रही है, तो सॉलिड इन लिक्विड पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? सॉल्युबिलिटी पर, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ली शैटलियर प्रिंसिपल। ली शैटलियर प्रिंसिपल आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। लेकिन ली शैटलियर प्रिंसिपल ज़्यादातर बच्चों को बड़ी परेशानी होती है समझने में, ठीक है। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ ली शैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। हालांकि ली शैटलियर प्रिंसिपल में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं टेम्परेचर के अलावा, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट अभी सिर्फ टेम्परेचर की है। तो यहाँ अगर आप देखें ली शैटलियर प्रिंसिपल सिंपल सा है। ली शैटलियर अपने आप को मान लो कि जो बच्चे होते हैं वो ली शैटलियर हैं। क्या मतलब? कि जो हम बच्चों से बोलते हैं कि भाई ये कर लो, वो उसका ऑपोजिट करते हैं। हम बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठा करो, नहीं हमें तो देर से उठना है। हम बोलते हैं कि भाई ज़्यादा पढ़ लिया करो, कि नहीं हम तो पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो जो हम उनसे बच्चों से बोल रहे हैं वो उनका बिल्कुल क्या कर रहे हैं? ऑपोजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ली शैटलियर प्रिंसिपल अपने आप को समझें आप, ठीक है। तो ली शैटलियर प्रिंसिपल भी क्या करेगा? जो आप करेंगे ली शैटलियर प्रिंसिपल बिल्कुल उल्टा कर देगा उसका, ठीक है। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ली शैटलियर क्या कर देगा? उसको कम कर देगा टेम्परेचर को। आप टेम्परेचर कम करेंगे, ली शैटलियर क्या करने की कोशिश करेगा? टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसको ऐसे समझें कि कोई रिएक्शन है, ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यानी कि ए प्लस बी जब जुड़ते हैं तो इसमें से क्या रिलीज हो जाती है? यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो जाती है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब इस डायरेक्शन में एनर्जी रिलीज कर रहा है तो इस डायरेक्शन में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तो इस डायरेक्शन में ये रिएक्शन कैसी होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं कि कोई हमारा ये एक मान लो यूनिवर्स है, ठीक है, और ये हमारा सिस्टम हो गया, और सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है कि एनर्जी को क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है एनर्जी को। तो जब ये एनर्जी को रिलीज करेगा, ये यहाँ से ये एनर्जी इस तरह से बाहर निकल रही है अगर, तो बाहर का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ने लगेगा, ठीक है, बाहर का टेम्परेचर बढ़ने लगे। अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ किसकी बात हो रही है? रिएक्शन की बात हो रही है कि रिएक्शन के अंदर ऐसा हो रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। अब आपका रोल आता है यहाँ पर, आपने क्या किया? बाहर से आके टेम्परेचर बढ़ा दिया इसका। तो जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसका मतलब आपने इसको हीट कर दिया सिस्टम को, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ली शैटलियर प्रिंसिपल आ जाएगा कि आपने भाई टेम्परेचर बढ़ाया कैसे, मैं तो कम कर दूंगा उसको, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? क्या करने की कोशिश करेगा? ये कम करने की कोशिश करेगा। अच्छा, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एनर्जी पहले से ही बाहर निकल रही है और आपने भी आके बाहर से एनर्जी दे दी, तो टेम्परेचर कम कब होगा? इस सराउंडिंग का टेम्परेचर कम कब होगा? जब ये एनर्जी इसमें से और बाहर निकलने लगे या इसके अंदर चली जाए। दोबारा क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं कि इसमें से बाहर एनर्जी निकल रही थी, यहां से जब ये एनर्जी बाहर निकल रही है यहां पर, तो मैंने आके टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये और टेम्परेचर बढ़ गया यहाँ पर। लेकिन ली शैटलियर क्या बोलेगा कि मैंने तो टेम्परेचर कम कर देना है, तो इसको एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा या एब्जॉर्ब करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है ये एनर्जी को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी तो बाहर का टेम्परेचर क्या करेगा? कम करेगा, तभी तो ली शैटलियर प्रिंसिपल काम कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होने लगती है, और एनर्जी एब्जॉर्ब होने का मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कहां चली जाएगी रिएक्शन? एंडोथर्मिक डायरेक्शन में। इसके ऑपोजिट अगर समझें हम कि मैंने
टेम्परेचर यहाँ पर कम कर दिया बाहर सराउंडिंग का, तो अगर मैं टेम्परेचर यहाँ पर कम करूंगा तो ली शैटलियर प्रिंसिपल क्या करेगा, भाई तुमने कम कैसे करा, मैं तो बढ़ाऊंगा इसको। और टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी वो अंदर एब्जॉर्ब करेगा या बाहर निकालेगा। बिल्कुल सही बात है, क्या करेगा वो एनर्जी को बाहर निकालेगा, एक्सर्ट करेगा एनर्जी। और बाहर निकालने का मतलब क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। तो यानी कि अगर आपने टेम्परेचर कम किया तो इधर किधर चला जाएगा, इक्विलिब्रियम एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में चला जाएगा। तो बस इतनी सी बात ली शैटलियर प्रिंसिपल में आपको याद रखनी है, बाकी सब कुछ आप चाहें तो भूल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी दोनों याद ना रखें, सिर्फ एक याद कर लें कोई सा। ठीक है, कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, एंडोथर्मिक डायरेक्शन में। दोनों याद रखोगे तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि शायद तुमको दोनों याद रह गए, टेम्परेचर बढ़ाया, अच्छा टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक में जाता है, नहीं 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 एक्सोथर्मिक में जाता है, तो ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो आप सिर्फ एक याद रखें, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंडोथर्मिक में जाएगा, तो घटाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, एक्सोथर्मिक में। ये सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है, कहीं आएगा तो खुद ब खुद सवाल दिमाग में आ जाएगा। तो बस आप एक बात याद रखेंगे, क्या कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, एंडोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अब हम आ जाते हैं अपने इस मेन टॉपिक पर, जहां पर आपने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया था किसके अंदर, सॉल्वेंट में, और क्या बनाया था, सॉल्यूशन बनाया था। ओके, तो इसके अंदर जो फॉरवर्ड प्रोसेस है, ठीक है, वो डिसॉल्यूशन का प्रोसेस है। क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है यहां पर, डिसॉल्यूशन, और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या चीज कहलाती है, क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, अब जैसा मैंने बताया कि कोई भी प्रोसेस या तो एक्सोथर्मिक होगा या वो कैसा होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। मान लो इसकी डेल्टा एच कैसी है, नेगेटिव है। ठीक है, डेल्टा एच नेगेटिव होने का मतलब है कि ये एक्सोथर्मिक है। ठीक है, फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है। कोई भी डेल्टा एच किसके लिए होती है, फॉरवर्ड के लिए होती है। तो अगर ये फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड में कैसा होगा, ये एंडोथर्मिक हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। तो आपने क्या किया कि सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे थे, ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर एक स्टेज पहुंच गई, सॉल्यूट डिसॉल्व करते 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 एक स्टेज पहुंच गई, कौन सी वाली, सैचुरेशन की, कि अब डिसॉल्व होना बंद कर दिया। तो आपने किचन, आपके दिमाग में आई कि किचन में तो ऐसा होता है कि जब मैं चीनी डिसॉल्व करता हूं तो टेम्परेचर बढ़ाने से और बढ़ने लगती, और डिसॉल्व होने लगती है। तो आपने यहाँ पर आके बड़ी होशियारी दिखाई कि इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। और मैंने क्या बताया कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, एंडोथर्मिक डायरेक्शन में। अरे भाई एंडोथर्मिक कौन सी है यहाँ पर, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो क्या ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, और क्या यहाँ पर डिसॉल्यूशन की जगह क्रिस्टलाइजेशन होने लगेगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी बढ़ गई या और कम हो गई। तो यहाँ पर क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, और डिक्रीज हो जाएगी। तो आपने होशियारी दिखाई थी सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए, यहाँ तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई। तो क्यों कम हो गई है, क्योंकि इसका डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी है वो मेनली डिपेंड कर रही है किस चीज पर, डेल्टा एच पर। तो हर केस में डेल्टा एच पॉजिटिव नहीं नेगेटिव भी होता है। तो अगर मैं मान लो एक पॉजिटिव वाला डेल्टा एच का केस देखूं कि सॉल्यूट लिया, ठीक है, उसके अंदर आपने सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर रहे हैं उसको, फॉरवर्ड में डिसॉल्यूशन, बैकवर्ड में क्रिस्टलाइजेशन, क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। डेल्टा एच कैसी है, इसकी पॉजिटिव है। डेल्टा एच पॉजिटिव होने का मतलब फॉरवर्ड में एंडो और बैकवर्ड में कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, सैचुरेटेड स्टेट पे सॉल्यूशन पहुंच गया, चीनी घोल रहे हैं, चीनी घोल रहे हैं, घोल रहे हैं, घोल रहे हैं, घुलते घुलते एक टाइम ऐसा आया कि क्या हो गया, घुलनी बंद हो गई और सैचुरेटेड स्टेट पहुंच गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मम्मी को देखा था टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो चीनी और ज़्यादा घुल जाती है। चाशनी बनाते हैं ना घर में, जलेबी बनाते टाइम, तो ओहो मुंह में पानी आ गया। तो ये जो टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, तो जब क्या बताया मैंने, टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाता है, एंडोथर्मिक डायरेक्शन में। और इस रिएक्शन में एंडोथर्मिक डायरेक्शन कौन सी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाता है बच्चों, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। सिंपल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कभी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज भी कर सकती है और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज भी कर सकती है। डिपेंड करेगा कि डेल्टा एच कैसी है, डेल्टा एच पॉजिटिव है या डेल्टा एच कैसी नेगेटिव है।
सिंपल। तो हमारे घर में किचन के अंदर जो आमतौर पर आइटम्स होते हैं उनकी डेल्टा एच पॉजिटिव होती है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर इसको तुम पानी के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो तो इसकी जो डेल्टा एच होती है वो होती है नेगेटिव, इसमें से एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से। तो यहां पर अगर आपको सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ जाएगा। क्योंकि मैंने क्या बताया, टेम्परेचर आप कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होएगा, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में। और यहां एक्सोथर्मिक डायरेक्शन कौन सी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है। और फॉरवर्ड में क्या हो जाता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। एज सिंपल एज दैट। अब इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं आप। एनसीईआरटी में क्या है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंजेस, वो तो हमने देख ही लिया। कंसीडर द इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 2.0। इक्वेशन 2.0 कौन सी है, ये वाली। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दिस बीइंग डायनेमिक इक्विलिब्रियम मस्ट फॉलो व्हाट, ली शैटलियर प्रिंसिपल, जो हमने अभी पढ़ ही लिया है। तो इन जनरल इफ इन ए नियरली सेचुरेटेड सॉल्यूशन, एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन पहुंच चुका है आपका, चीनी घुलनी बंद हो गई है, अब और नहीं घुल पा रही, द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज कैसा, एंडोथर्मिक। अगर किसी केस में डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है, ठीक है। डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक यानी कि डेल्टा एच 0 से ज्यादा, और 0 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात है, मैं डेल्टा एच को पॉजिटिव लिखूं या डेल्टा एच को ग्रेटर देन 0 लिखूं, बात तो बराबर ही है ना, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी शुड क्या करेगी, इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। तो ये वही रिएक्शन वाली बात हो गई कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा एंडोथर्मिक डायरेक्शन में, और यहां एंडोथर्मिक डायरेक्शन कौन सी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है। तो सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और इफ इट इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव होता है यानी कि लेस देन 0 होगा, द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज। जैसा मैंने बताया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, एंडोथर्मिक डायरेक्शन में। और यहां एंडोथर्मिक डायरेक्शन कौन सी है, बैकवर्ड है, क्योंकि फॉरवर्ड में तो कौन सी डायरेक्शन है, फॉरवर्ड में तो क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, ठीक है। तो इसलिए ये बैकवर्ड में चला जाएगा जो एंडो है यहां पर। तो these trends are also observed experimentally। ये तो हमने theoretically पढ़ लिया, एक्सपेरिमेंट से भी यही पता चलता है। अच्छा, फिर हमारा नेक्स्ट फैक्टर क्या आ जाता है, सॉल्युबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती है, प्रेशर पर। बट हम यहां पर पढ़ रहे हैं क्या, सॉलिड इन लिक्विड का सॉल्यूशन। तो जैसा आप जानते हैं कि सॉलिड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उन पर प्रेशर लगाने से कोई चेंज नहीं आएगा। लिक्विड भी नियरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उन पे भी प्रेशर लगाने से कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि सॉल्यूशन पर भी ओवरऑल प्रेशर का कोई चेंज नहीं आने वाला। Pressure does not have any significant effect on solubility of solids in liquids. It is so because solids and liquids are highly incompressible and practically remains unaffected by changes in pressure. तो प्रेशर का कोई इफेक्ट इस पर नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पर सॉलिड इन लिक्विड वाला पढ़ा सॉल्यूशन, और सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन 4 बातों पर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है यहां पर, तो इसलिए हम इसको 4 बात नहीं 3 बात बोल देते हैं, ठीक है। तो 3 बातों पर डिपेंड करेगी सॉल्युबिलिटी हमारी, किसके अंदर, सॉलिड इन लिक्विड के अंदर। हालांकि आप अगर चारों ही याद रखें और इस केस को जनरली याद कर लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट गैस वाले सॉल्यूशन में जरूर आता है, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है।